पहले अगर आप देखें तो एक बार मैं नतीजे आपकी स्क्रीन पर ले आता हूं, फिर हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट से कि इस नतीजों में क्या खास देखने को मिला। लेकिन सबसे पहले आप देखें तो रेवेन्यू यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले गिरावट आपको देखने को मिली है। आप बात करें ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर भी वन ऑफ का इम्पैक्ट है और मार्जिन्स काफ़ी हद तक टूटे हैं। हालांकि एक चीज़ मैं आपके सामने साफ रख देता हूँ कि सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो ज़रूर ये जो घाटा है वो घाटा थोड़ा सा कम देखने को मिला। लेकिन क्या खास रहा है इन नतीजों के लिए, ये बात कर लेते हैं। और सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि तकरीबन आप देखें तो इस तिमाही के दौरान जो प्रोडक्शन है ये 11% घटा है पिछले साल के मुकाबले, यानी सीधे सीधे तौर पर रेवेन्यू और पैट पर यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। हालांकि जैसा कि मैं बता रहा था कि सीक्वेंशियल तौर पर इम्प्रूवमेंट पैट में ज़रूर है। आगे जाके कैसे कंपेंसेट करेंगे ये जो टारगेट्स है आपका देखने को मिला था, ये बिल्कुल ऑल राइट। लेकिन आईओसी के नतीजे आ चुके हैं। एक बार सर मैं आपके साथ लौटूंगा तुरंत, लेकिन आईओसी के नतीजे एक बार फुल स्क्रीन पर ले आता हूं। आपके यहाँ पर देख सकते हैं क्या आंकड़े आ चुके हैं हमारे पास, और मुनाफा 7,610 करोड़ से बढ़कर 12,125 करोड़ का करीब देखने को मिला। जो आय है 1.78 लाख करोड़ से बढ़कर 2.04 लाख करोड़, और नतीजों से पहले ही स्टॉक में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। लेकिन खास होते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए कि इंटरनल्स कैसे यहाँ पर देखने को मिलते। तो एबिटा की परफॉर्मेंस, मार्जिन की परफॉर्मेंस, ये भी आपकी स्क्रीन पर आएगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप देखें तो स्टॉक थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है। एक बार इंट्राडे चार्ट हम देख रहे हैं, स्पाइक आया है, स्पर्ट आया, 1% ऊपर है। हालांकि जहां से शुरुआत हुई थी दिन के दौरान वहां से थोड़ा सा फिसला है स्टॉक। एबिटा देखिए, एबिटा का आंकड़ा आ चुका है सीक्वेंशियल तौर पर 14,583 करोड़ से बड़ा है सीक्वेंशियल तौर पर यहाँ पर कंपनी का एबिटा। मार्जिन्स के आंकड़े के लिए मैं वेट कर रहा हूं, जैसे मार्जिन्स आएंगे तो मैं फुल फ्रेम में आपके साथ एक बार फ्लैश करूंगा कि मार्जिन्स के आंकड़े यहाँ पर किस प्रकार से देखने को मिले। ठीक है, मार्जिन आगे 8.2% से बढ़कर 10.2% सीक्वेंशियली बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। बिल्कुल, क्योंकि जो क्रूड की कीमतें स्थिर देखने को मिली तो कंपनीज को यहाँ पर फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देखने को मिला है। बिल्कुल 14,583 से 20,825 करोड़ ये सीक्वेंशियल तौर पर एबिटा की ग्रोथ है। स्टॉक कर रहा है रिएक्ट, आगे राय भी लेंगे, लेकिन तब तक आप इन नतीजों पर नजर बनाए रखें। आपके नीचे फ्लैश स्टिकर पर चलता रहेगा नतीजा। सर माफी चाहता हूं, इंपॉर्टेंट नतीजे आ गए थे, इसके लिए थोड़ा डिविएट हो गया। लेकिन फिर बात करते हैं प्रोडक्शन की, जो कि अनुमान से 11% नीचे है पिछले साल के। कैसे कंपेंसेट करेंगे, क्या कारण रहा सर? हाँ, धन्यवाद आपको। इस क्वार्टर में और अभी तक का प्रोडक्शन नेचुरली कुछ डाउन हुआ है। इसके लिए समझना होगा कि माइनिंग इंडस्ट्री जो है कुछ परिस्थितियों पर खास करके उनसे प्रभावित होती है, जैसे कि रेनफॉल। तो लास्ट ईयर हमारा जो रेनफॉल था और इस बार की तुलना में अराउंड 40% बारिश ज़्यादा हुई है। और ये बारिश भी पहले जून जुलाई अगस्त मैक्सिमम मिड सितंबर तक रहता था, वो इस बार नवंबर तक गया, जिसके चलते प्रोडक्शन में कमी आई। और इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो कुछ कोयले के रेट में भी अंतर आया। वास्ट पावर कोल भी इंटरनेशनल प्राइस रेटिंग, उसके आधार पर भी कुछ उसमें गिरावट आई। और कुछ डिमांड भी इधर में कोल कंजम्पशन कम हुआ, उसके चलते डिमांड होने के चलते। तो इन सब वजहों से ये टेम्पोररी गिरावट है, जो कि उसके बावजूद हमारा जो एक्सपोजर ऑफ द कोल है वो अराउंड 8 मिलियन 80 लाख टन है अभी आने वाले 2 महीनों में। और इस महीने में भी बढ़ोतरी शुरू हो गई है, और इसका हम लोग कंपनसेट करेंगे और इम्प्रूवमेंट अब दिखेगा। बात है, ये जो प्रोडक्शन लॉस इस क्वार्टर के दौरान देखने को मिला, इसको आगे वाले क्वार्टर्स में कंपेंसेट करेंगे और उससे परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी बेहतर होगी। रेवेन्यू और एबिटा में भी एक असर देखने को मिलेगा। लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं सर, क्योंकि ई ऑक्शन रियलाइजेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल इंडिया के केस में तो हम सालों से देख ही रहे हैं, लेकिन भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लिए ये ई ऑक्शन रियलाइजेशन Q3 के दौरान कैसे रहे? ई ऑक्शन रियलाइजेशन जो अभी इस लास्ट क्वार्टर में कम दिखा है, अराउंड 25-30% इसके डिमांड में और रेट में कमी आई है। लेकिन अब इसका धीरे धीरे आने वाले ये 2-3 महीनों में इसकी डिमांड बढ़ेगी
और ई ऑक्शन क्वांटिटी बढ़ेगी, रेट भी इम्प्रूव कर रहा है, तो आने वाले 2 महीनों में जो बचे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखेगा। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको ये ऑक्शन रियलाइजेशन में देखने को मिल सकता है। डिमांड एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। लेकिन सर बात कर लेते हैं कुछ ग्लोबल खबरों की, और कोल के रिलेटेड मैं चेक कर रहा था कि ग्लोबल खबरों में से एक इंडोनेशिया से निकल कर आ रही है, हाल ही की खबर है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कीमतों को सपोर्ट करने के लिए इंडोनेशिया प्रोडक्शन कट कर रहा है। और क्योंकि इंडोनेशिया कोल के मामले में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है, इससे भारतीय जो कोल कंपनीज हैं, चाहे कोल इंडिया हो या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड हो, इन पर कैसा असर होगा? ये अगर उधर में इंडोनेशिया में अभी जस्ट रात की खबर आप बता रहे हैं, अगर वहां पर कोकिंग कोल के प्रोडक्शन में गिरावट आई है या कमी की गई है, अगर ऐसा जैसा है, तो नेचुरली कहीं की अगर कहीं से डिमांड उधर से कम होगा तो हमारे यहाँ डिमांड नेचुरली बढ़ेगी, और इससे हम लोगों को नेचुरली बेनिफिट मिलेगा, और उसको आने वाले दिनों में हम लोग इसको और एसेस करेंगे। और आपको बता दूं कि बीसीसीएल में, जैसा कि आपको मालूम है कि 58% ऑफ द कोल रिजर्व ऑफ द इंडियन कोल रिजर्व का है, और प्राइम कोकिंग कोल केवल हमारे ही पास है, और पावर को हम इसको वास्ट कोकिंग कोल करके देते हैं, जो कि स्टील फैक्ट्री के लिए आवश्यक है। तो हमारा स्टील के लिए डिमांड में कोई कमी नहीं है। पावर का भी जो बाई प्रोडक्ट वासरी से होता है, थर्मल में भी जाता है, तो उसका डिमांड टेम्पोररली अभी कम आया है, ये आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। सर मैं देख रहा था कि आपका एम्प्लॉय बेस बहुत तगड़ा है, और ऐसे में स्वाभाविक है कि एम्प्लॉय कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ही होता है। अब कोल इंडिया के केस में हमने देखा है कि एक माइनर वेज रिवीजन यहाँ पर देखने को मिला है सर्टन ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए। बीसीसीएल के लिए क्या खास है, और ये जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस होते हैं, इसको लेकर क्या आउटलुक लग रहा है? ये पे रिवीजन तो नेचुरली हमारे 10 साल पर एक बार होता है, और इसका इम्पैक्ट टेम्पोरली तो पड़ेगा, लेकिन चूंकि आपके जानकारी के लिए अभी हमारा मैन पावर अराउंड 30,000 है, और एग्जीक्यूटिव का छोड़ करके लगभग 29,000 नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो हर बार हमारा लगभग हर ईयर टू ईयर, ईच ईयर में लगभग 2,000 लोग हमारे अनुभवी हाई सैलरी वाले रिटायर कर रहे हैं। तो उनका जो रिटायरमेंट का इम्पैक्ट और ये जो पे रिवीजन का प्रभाव, तो ऑलमोस्ट कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए अंतर पड़ेगा, लेकिन वो इससे हमारा ऑलमोस्ट कंपनसेट हो जाता है। बिल्कुल सर, क्योंकि आपका आईपीओ भी हाल ही में आया था और रिस्पांस भी रिटेल निवेशकों की तरफ से बहुत ज़बरदस्त था। ऐसे में आपके निवेशक और हमारे व्यूअर समझना चाहते हैं कि आगे का आउटलुक कैसा है, खासतौर पर देखें तो अगली एक तिमाही और साथ में पूरा FY27, क्या ग्रोथ आउटलुक है, क्या गाइडेंस होगी? बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं बताया कि हमारी माइनिंग इंडस्ट्री जो है ना, ये मौसम के हिसाब से भी अंतर पड़ता है। पिछले बार चूंकि बारिश ज़्यादा हुई, उसका इम्पैक्ट अभी तक हम लोग देखे, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि हम लोगों ने ओबी रिमूवल ओवरबर्डन हटा लिया है काफ़ी, और एक्सपोजर ऑफ द कोल 8 मिलियन टन अराउंड हमारे पास है, और आने वाले महीनों में, क्वार्टर्स में, अब हमारा प्रोडक्शन विथ ड्यू क्वालिटी एंड सेफ्टी बढ़ता हुआ नजर आएगा, और इसका इम्पैक्ट हमारे इन्वेस्टर भी निश्चिंत रहें। हमारी कंपनी 50 साल से पुरानी कंपनी है, हमारे पास अराउंड 8 बिलियन का कोल रिजर्व है, 100 साल से अधिक का कोयला है, और उत्तम क्वालिटी के कोयले पर हम लोगों ने और ज़्यादा ध्यान दिया है, और इसका प्रोडक्शन क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज दोनों बढ़ेगा, और आने वाला दिन हर दृष्टि से अच्छा रहेगा। आने वाला समय हर दृष्टि से बेहतरीन और अच्छा देखने को मिल सकता है। इसी नोट के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।